लगा था कि 2014 का चुनाव कुछ अलग होगा। बात तरक्की, गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर होगी, लेकिन अचानक सब कुछ पुराने ढर्रे पर जाता हुआ दिखने लगा है, जैसे बेताल फिर उसी डाल पर जाके बैठ गया हो। फिर चुनाव की तारीख के करीब आते ही जात पात और धर्म के कार्ड बेधड़क खेले जा रहे हैं, चाहे भड़काऊ भाषण हो या फिर धर्म के आधार पर समर्थन की अपील। आज हम इंडिया 9 बजे में इसी बदलाव पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले चलते हैं सहयोगी पंकज भार्गव के पास, जो बताएंगे आपको कल का दिन क्यों अहम है, कल कहां 51 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। शुक्रिया संजय। बस 10 घंटे बचे हैं। 10 घंटे बाद 91 सीटों पर मतदान होना है। सीटों की बड़ी संख्या और कई अहम राज्यों में चुनाव है, इसलिए ये चुनावी गुरुवार बेहद खास है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किन किन राज्यों में कितनी सीटों पर मतदान हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिक्र करते हैं हरियाणा का, जहां 10 सीटों पर चुनाव होना है और यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस, एनडीए और आईएनएलडी के बीच में है। हरियाणा की दूसरी बारी आती है केरल की हम बात करें तो यहां सभी 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। यहां कांग्रेस और वाम मोर्चे में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगला राज्य दिल्ली, यहां सभी 7 सीटों पर मतदान हो रहा है और यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें। फिर आता है बिहार का नंबर, यहां 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। बिहार के बाद ओडिशा, 10 सीट, यहां पर 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। ओडिशा के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर भी इसमें शामिल है। यहां से पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं। 10 सीटों पर यहां मतदान हो रहा है। फिर मध्य प्रदेश की बात करें, यहां 9 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश 80 सीटें, बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश, यहां केवल 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद बारी आती है झारखंड की, यहां 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, बस्तर, छत्तीसगढ़ की एक एक सीट पर भी मतदान होने वाला है। और आइए अब एक नजर डालते हैं कि 91 सीटों पर 2009 में पार्टियों की स्थिति क्या थी। तो बात करें कांग्रेस प्लस की, 51 सीटें कांग्रेस प्लस को मिली थी, जबकि बीजेपी गठबंधन को 17 सीटें मिली थी। उसके अलावा समाजवादी पार्टी को 1, बीएसपी को 6, साथ ही लेफ्ट को 4 और अदर्स को 12 सीटें मिली थी। शुक्रिया पंकज। कल मुजफ्फरनगर और उसके आसपास की 10 सीटों पर भी चुनाव है। जिस तरह से जुबानी जहर खुरानी चल रही है, उससे तमाम पार्टियों की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब समाजवादी पार्टी के मंत्री आजम खान करगिल में सिर्फ मुसलमानों ने ही कुर्बानी दी जैसे बयान दे करके अपना सियासी तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी ने उनके इसे दिल का गुबार बता करके इस बयान पर ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के अमित शाह चुनाव पर बदला लेने जैसे बयान देने के बाद अब अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। देखिए सियासत पर हावी जात पात और धर्म को तलाशती हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है। ये कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर, अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान को दिखे। यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, छोटी काट देंगे, इतनी छोटी। अब टुकड़े किसके होंगे वो तो इस चुनाव के बाद अपने को देखने को मिलेगा। चुनाव से आइन पहले नेताओं के इन जहरीले बोलों ने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया, क्या विकास का दावा और वादा महज हवा हवाई था? क्या चुनाव आखिर में सिर्फ धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही लड़ा जा रहा है? सबसे पहले बात बीजेपी के यूपी प्रभारी और नरेंद्र मोदी के सिपहसालार अमित शाह की। अमित शाह को आजकल गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इससे बचने के लिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दोनों एफआईआर को यहाँ पर चैलेंज किया गया है कि भाई इसको निरस्त किया जाए और जब तक निरस्त नहीं होता तब तक हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। आरोप है कि अमित शाह ने शामली की एक सभा में कहा था कि आम चुनाव अपमान का बदला लेने के लिए है। उन पर भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज है, 2 एफआईआर दर्ज है। इधर गाजियाबाद की एक रैली में कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने कह डाला कि करगिल की जंग में फतेह मुस्लिम सैनिकों की वजह से हुई। ये कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर, अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान को दिखे।
ये बयान जैसे शहीदों के घर वालों के जख्मों पर नमक मल गया। वहीं बीजेपी ने भी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा दिया। किसी भी फौजी को, आप चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, आप जाके उसको पूछो कि उसने फौज क्यों ज्वाइन की है, उसका एक ही आंसर होगा कि मैं अपने देश के सर्व करना चाहता हूँ। श्री आजम खां के द्वारा कारगिल युद्ध के शहीद सैनिकों के बारे में जिस प्रकार की सांप्रदायिक टिप्पणी की गई है, वह चुनाव के समय तथा कथित सेकुलर दलों के द्वारा सांप्रदायिक राजनीति की पराकाष्ठा को दर्शा रहा है। लेकिन आजम खान टस से मस होने को तैयार नहीं, वो अपने बयान पर कायम है। हमारा ये कहना है कि मुसलमानों का देश के साथ क्या योगदान है, ये किसी को क्यों बुरा लगता है। अगर हम सरहदों पर जान दें, हम पाकिस्तान से लड़कर अपनी पहाड़ियों को वापस लें, तो किसी को क्यों बुरा लगता है। ये कुछ दिन पहले सहारनपुर के कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद का भी एक बयान सामने आया, जिसमें मोदी की बोटी बोटी करने की बात कही गई। वहीं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चुनावी फायदे की गरज से ये जवाब दे डाला कि चुनाव बाद पता चलेगा कि किसके टुकड़े होंगे। इधर दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम की ओर से कांग्रेस के समर्थन के बयान को भी ध्रुवीकरण की कोशिश मानी जा रही है। इससे पहले इलाहाबाद कुंभ के दौरान विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित धर्म संसद में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया था। कहते हैं केंद्र की सत्ता का दरवाजा उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। जाहिर है ऐसे में वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए राजनेताओं के आपत्तिजनक बयान अपने चरम पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या कभी वोटरों को भ्रमित करने वाले नेताओं के इन बयानों पर सख्ती से रोक लग पाएगी। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। ये बहुत अजीब बात है, जैसे ही चुनावी गर्मी बढ़ती है वैसे ही कीचड़ उछलने लगता है। नेताओं की जुबान भी बेकाबू होने लगती है। उन्हें अपना मजहब, अपना धर्म याद आने लगता है। धर्म से जुड़े जुमले याद आने लगते हैं। जाहिर है कि नजरें वोट बैंक पर रहती हैं और इसी क्रम में राजनीतिक संस्कारों की शिष्टता की तिलांजलि दे दी जाती है। इंडिया 9 बजे में हम इसी चिंता से जुड़े हुए कई सवाल पूछ रहे हैं। क्या इस चुनाव में फिर जात पात और धर्म पर लौट आया है ये चुनाव? क्या हर पार्टी ध्रुवीकरण करने की कोशिश में जुट गई है? विकास, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हवा हो गए हैं क्या? और धर्म की राजनीति से जनता का क्या फायदा होता है? क्या धर्म और जाति के बिना सियासत मुमकिन नहीं? हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर, कांग्रेस प्रवक्ता नदीम जावेद अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, समाजशास्त्री विवेक कुमार, रिसर्च संस्था CSDS के असिस्टेंट प्रोफेसर हिलाल अहमद और वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी। मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। शाहिद भाई, आप राजनीति के और पत्रकारिता के एक तरह से इंसाइडर रहे हैं। ये सब कुछ जो पिछले दिनों में हमने देखा है, उसमें 2 हाईलाइट देना चाहूंगा। पहले हमने सुना विकास की बात, फिर हमने सुना कि भाई बिहार में बीजेपी ने कहा हिंदू मुसलमान आपस में न लड़ें, गरीबी से लड़ें। फिर हमने सुना कि अरे और ज्यादा हज यात्री क्यों नहीं जाते जैसे गुजरात की तरफ से जाते हैं। हमको लगा कि एक नई आउटरीच की कोशिश हो सकती है। पिछले दिनों बीजेपी ने यह प्रयास छोड़ दिया है और ध्रुवीकरण का जो खेल दोनों तरफ से चल रहा है उसमें शामिल हो गई है। क्या मेरा ये असेसमेंट सही है कि बीजेपी ने आखिरी दौर में अपनी रणनीति बदली है, और अगर बदली है तो ये कितनी बुरी है? देखिए संजय, वो कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो ये जो नेता हैं ये कोशिश तो करते हैं और अपना इमेज बिल्डिंग भी करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं हम बिजली सड़क पानी पे चुनाव लड़ने वाले हैं, हम जात पात धर्म से ऊपर उठ गए हैं। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू द क्रक्स, जब आता है इम्तिहान का मौका, तो ये वही चीटिंग पे जो स्टूडेंट करता है कि जब इम्तिहान आ गया तो अपनी चीटिंग से बाज नहीं आता, ये भी अपनी चीटिंग शुरू कर देते हैं। और इसमें लेकिन मैं सिर्फ भाजपा को और नरेंद्र मोदी को जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा, मैं कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को भी बराबर का जिम्मेदार ठहराऊंगा। उन्होंने कोशिश की शुरू में कि इन मुद्दों पर चुनाव हो, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से टांग से खींचना शुरू किया नरेंद्र मोदी को, धर्म के सवाल पर बार बार लौटा कर लाए। क्योंकि जिस दिन नरेंद्र
मोदी का नाम अनाउंस हुआ था उस दिन कांग्रेसी जो है वो कह रहे थे कि अब तो मजे आ गए, अब हम नरेंद्र मोदी के नाम पर ध्रुवीकरण कर सकेंगे, अब मुसलमान का वोट तो हमें सीधा मिल जाएगा, बाकी वोट भी लाएंगे। ये बड़े अच्छे सीनियर, आपसे भी बात की होगी, सीनियर कांग्रेस लीडर जो है उन्हें लग रहा था कि आधा चुनाव तो हम जीत गए, तो उनकी कोशिश पूरी ये थी और नरेंद्र मोदी की कोशिश थी कि इन सवालों पर ना जाएं क्योंकि उनकी दुखती रग है। 2002 के दंगे के बाद दुखती रग थी नरेंद्र मोदी की। तो ये जो एक खेल चला इसमें आखिरकार दोनों ही कीचड़ में चले गए हैं, दोनों ने कोशिश की अपना चेहरा अलग अलग बदलने की, लेकिन आखिर में इस धर्म की और सांप्रदायिकता की, धर्म की भी राजनीति नहीं है, ये घटिया सांप्रदायिकता की राजनीति में दोनों एक बार फिर लिप्त हैं कीचड़ के अंदर। जी, अब प्रकाश जावड़ेकर साहब, आपने सुना शाहिद भाई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि कांग्रेस ने अगर इनको खींचने की कोशिश की तो आप लोग उसमें ट्रैप भी हो गए। शुरू में तो कोशिश थी कि इस तरह की जुबान, इस तरह की पॉलिटिक्स न करने पड़े। आपको लगता है कि इस ट्रैप में घुसने से आप लोग अपने को बचा सकते थे? नहीं, बिल्कुल हम ट्रैप का उनका कितना भी प्रयास हो, हम जो देश के बारे में हमारी भूमिका है सबका साथ सबका विकास, और मुस्लिम और हिंदू आपस में लड़ने के बजाय गरीबी से लड़े, एकजुट होकर लड़े, यही मोदी जी लगातार कह रहे हैं सभी जगह देश के हर भाग में। तो हमारा प्रयास कभी भी पॉलिटिक्स को कम्युनल, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो अमित शाह कह रहे हैं कि बदला लेना है बटन दबाओ, नहीं मैं बता रहा हूं, उन्होंने जो कहा पहले भाषण पूरा दिखा देना तो आपको अच्छा होता, और इसलिए आज हमने इसी से मांग किया है कि पूरा भाषण जो जिसकी ऑथेंटिक कॉपी चुनाव आयोग की रिकॉर्डिंग है वो दिखाओ, क्योंकि चुनाव आयोग का यह है कि हर भाषण को रिकॉर्ड कर सकते थे। नहीं, मैं बता रहा हूं, एक मिनट, मैं वही बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा, जरूर कहा, जो मैं समझ रहा हूं कि महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर जो भी आज तक लगातार हुआ है, और इस सरकार ने यानी अखिलेश और मुलायम की सरकार ने जिस तरह से अन्याय बरपा है, पूरे उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक इसमें खेल में रंगा दिया है, 100 से ज्यादा दंगे हुए हैं, तो ये वारदातें और दंगों से ये जो पूरे आहत है लोग, तो उसका बदला लोकतंत्र तरीके से बटन दबा के होता है। तो ये कहा होगा तो आप भी मानेंगे कि वो सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि उसमें महंगाई से लेकर हर विषय का मुद्दा है। लेकिन एक बात सत्य है कि जो आजम खान ने कहा, इससे तो कल्पना नहीं की जा सकती कि इससे घोर घिनौना, यानी वोट बैंक के लिए आप आर्मी में मजहब के आधार पे उसको बांटने की कोशिश करोगे। अरे गिनती करने की कोशिश की थी सच्चर कमेटी के, तब हमने विरोध किया, सब जनता ने विरोध किया, सरकार को रुकना पड़ा, लेकिन ये तो रुकने का नाम नहीं लेते। जो सांप्रदायिकता जावड़ेकर साहब सपा की हो रही है, सपा आज हमने कोशिश की थी उसको, इसके लिए उनको माफी मांगना है। आज हमने कोशिश की थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हम किसी को बुलाएं, लेकिन ज्यादातर नेताओं ने आने से मना कर दिया। जाहिर है कि आजम खान ने जो कहा है उसको तो कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। आइए, कांग्रेस के नदीम जावेद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम भाई, पूरा बिहार का चुनाव था या यूपी का या गुजरात का या अभी, कांग्रेस ने इसको आइडियोलॉजी के नाम पर, खौफ के नाम पर मुसलमानों को डरा करके पोलराइज करने की ओवर टाइम कोशिश की है, और उसका नतीजा यह है कि अब ठीक चुनाव के पहले माहौल बहुत ही विशिएट हो गया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया है। जो मूल सवाल है इस देश में वो ये है कि विचारधारा के स्तर पर गोलवालकर की विचारधारा चलेगी या कांग्रेस की चलेगी। हुआ ये है कि गुजरात के डेवलपमेंट के मॉडल को इंप्लीमेंट करके या उसका ख्वाब दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश के अंदर किया था, और ये कहा था कि अगर हमें नरेंद्र मोदी जी को मौका मिलेगा तो गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल जिस प्रकार से हुआ है वो मॉडल पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जाएगा। समस्या ये हो गई कि गुजरात के जो डेवलपमेंट के मॉडल पर गंभीर सवाल न केवल कांग्रेस ने बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों ने खड़ा किया, और ये कहा कि गुजरात देश में 12वें स्थान पर डेवलपमेंट में है, और वहां पर हर तीसरा जो बच्चा है वो भूखा है, और बहुत सारे सेक्टर में वो बहुत सारे राज्यों से पीछे हैं। कई सारे सेक्टर में तो उड़ीसा तक से, मैंने सवाल आपको पूछा था कि आप लोगों की जो कार्रवाइयां हैं, बयान हैं, जरा मैं आप अपनी पार्टी का पक्ष बता दें, क्योंकि आप लोग लगातार मुस्लिम खौफ पर तो काम कर रहे हैं। नहीं, ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया खौफ, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराता हूं। मैं केवल इतना बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको मिलजुल कर सांप्रदायिक सौहार्द के साथ काम करने की आवश्यकता है।
भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नफरत की राजनीति है और उस राजनीति के खिलाफ गांधीवादी तरीके से हम इस देश के अंदर राजनीति करके कांग्रेस की सत्ता तिबारा यूपीए 3 लाना चाहते हैं। इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आप केवल एक निवेदन कर दो कि जो बार बार ये सवाल किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की राजनीति करना चाहती है, मुसलमानों की राजनीति, केवल एक शब्द जोड़ता हूं, मुसलमानों की राजनीति करना चाहती है जब आप सांप्रदायिक सौहार्द की या किसी एक कम्युनिटी की जो कि डेवलपमेंट में पिछड़ गई है, स्ट्रक्चर कमेटी कहती है, उसके तहफ्फुज़ की जब हम बात करते हैं तो यह सवाल उठ जाता है कि मुसलमानों के तुष्टीकरण की बात शुरू हो गई है। यह भारतीय जनता पार्टी का शब्द जी बिल्कुल। आइए यहां पर अब एक इंडिपेंडेंट राय लेते हैं। हिलाल भाई के पास जाएं, उसके पहले विवेक सर मैं आपके पास आऊंगा। आपसे भी मेरा सवाल यह है कि आपने अभी इन लोगों की, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की राय सुनी, आपको क्या लगता है कि यूपी में ये जो आखिरी मिनट की कोशिश है कि किसी तरीके से पोलराइज कराने के लिए तरह तरह के बयान दिए जाएं और दोनों दूसरे की जो गलतियां दिखा रहे हैं दोनों में मेरिट है, आपको लगता है कि ये वाला कार्ड इनका चलेगा या इस कार्ड को न चलने देने के लिए क्या करने की जरूरत है? देखिए संजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों पार्टियों की, मैं समाजवादी पार्टी और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी दोनों के विषय में केवल इतनी बात कहना चाहूंगा कि लगता यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दोनों की जमीन खिसक गई है। और जैसा कि 2009 के चुनाव के रिजल्ट भी ये बताते हैं कि इन लोगों की जमीन वहां पर बहुत पुख्ता नहीं थी, बहुत ज्यादा गहराई वाली नहीं थी, और इसलिए लगातार यह कोशिश हो रही है कि किसी तरह, ऐसा लगता है कि दोनों ने मैच फिक्स कर लिया है, समाजवादी पार्टी और भाजपा ने मिलकर के मैच फिक्स कर लिया है कि किसी तरह से पोलराइज कराए बिना वो वहां पर सबसे ज्यादा सीट नहीं जीत सकते। और यही जो भाजपा की पोल खोलती है कि जो लहर बह रही है वो लहर वहर कुछ नहीं है, ये लहर बनाना सांप्रदायिकता की ये एक प्रक्रिया है। तो इसके गर्व के अंदर अगर हम आप देखें तो मुझे लगता है कि प्राकृतिक अस्मिताओं को राजनीतिक आधार पर लामबंद करना सबसे आसान होता है, और वो भी उस समाज में जहां पर शिक्षा, जहां पर गरीबी बहुत हो, अशिक्षा हो, जहां पर पिछड़ापन हो, वहां पर आसानी से धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर लामबंदगी राजनीति में की जा सकती है, प्राकृतिक अस्मिताओं के आधार पर, और यही देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी जब पूरब उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर जातीय अस्मिता को बहुत अधिक लामबंदगी देखनी पड़ेगी। अभी हम धर्म की लामबंदगी देख रहे हैं। जी, वहां पर वो कोशिश चलेगी जैसे ही चुनाव पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करेगा। आइए CSDS के एक्सपर्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हिलाल अहमद के पास चलते हैं। हिलाल भाई, आपसे ये समझना है, ये तो पॉलिटिकल तकरीरें हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे, ग्राउंड पे ये कैसे प्ले आउट करेगा? इशू ये है कि क्या बीजेपी को हराने के लिए सारा वोट एक तरफ लामबंद हो जाएगा, या वो अपनी अपनी पसंद के हिसाब से देंगे और डिवाइड हो जाएगा वोट, इसलिए बीजेपी का फायदा हो जाएगा? आप जरा इसको समझाइए कि ये सारे टैक्ट और बयान और माहौल को जो बिगाड़ने की कोशिश है, इलेक्टोरल आउटकम के तौर पर आप कैसे देखेंगे इसको? संजय भाई, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। आपका जो मूल सवाल था, मेरे ख्याल से पहले हमको उस पर आना चाहिए। आपका मूल सवाल ये था कि धर्म और राजनीति और विकास के जो सवाल हैं उनमें कैसे एक तरीके का एक ट्रैजेक्टरी चलती है और एक के बाद एक चीजें एक के ऊपर हावी होने लगती हैं। मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। इसमें मेरी पहली प्रस्तावना यह है कि भारत को भारत की नज़र से देखना जरूरी होगा, हिंदुस्तानी सियासत को हिंदुस्तानी सियासत की विशिष्टता की नज़र से देखना होगा, और हमें यह मानना होगा कि पहचान और अस्तित्व के सवाल जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विकास और पहचान का सवाल को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। इस चीज के दो पक्ष हैं, लोग इन सवालों को कैसे देखते हैं और राजनीतिक दल इन सवालों को कैसे देखते हैं। अगर हम लोगों की बात करें तो मूल तौर पर हमारे देश की, और इस बार के चुनाव में ये चीजें बहुत स्पष्ट हुई हैं कि 3 तरह के मुद्दे आमतौर पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टोज में जारी किए हैं। पहली तरह के मुद्दे वो हैं जो कि तमाम वोटरों से संबंधित है, जिनको कि मोटे तौर पर हम विकास का मुद्दा कह रहे हैं। दूसरी तरह के सवाल जो हैं वो क्षेत्रीय हैं और क्षेत्र संबंधित सवाल हैं। तीसरी तरह के वो सवाल हैं जो कि विशिष्ट समूहों के साथ जुड़े हुए हैं। ये तीनों तरह के सवाल एक दूसरे से गुडमुट हैं और राजनीतिक दल जो हैं वो इनको एक दूसरे के ऊपर रखकर अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी राजनीति करते हैं। इन सवालों को हमने लोगों से पूछा और इन सवालों पर हमें बड़े दिलचस्प आंकड़े हमारे सामने आए।
1999 से हम एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं और ये सवाल है कि आप क्या देखकर किसी को वोट देते हैं? आप क्या अपनी जाति या धर्म के आधार पर वोट देते हैं, या राजनीतिक दल और कैंडिडेट को, या जो आपका प्रत्याशी है उसको देखकर आप जो है वोट देते हैं? तो सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें 72 से 80% हिंदू और मुसलमान दोनों रेस्पोंडेंट्स का, जो प्रतिभागी थे हमारे सर्वेक्षण में, उनका यह कहना है कि हम पार्टी और उम्मीदवार को देखकर मत देते हैं, ना कि जाति और धर्म के आधार पर मत देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने अपनी जाति या धर्म को छोड़ दिया है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक और सर्वेक्षण का जिक्र करना चाहूंगा, जो कि 2005 में हमने मुसलमानों के बीच में किया था। हमने ये पूछा था कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और हमारे पास में 92% मुसलमानों ने यह कहा कि गरीबी और बेरोजगारी मुसलमानों के सबसे बड़े मुद्दे हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो तकरीबन 90% मुसलमान जो ऐसे थे जो कि जिनको के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कहा जा सकता है। मेरा तीसरा एग्जाम्पल जो है वो अभी हाल का जो हमारा सर्वेक्षण है, जिसमें हम ये पा रहे हैं कि जो ऐसे सेक्शन है, मुसलमान हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं और महिलाएं हैं, उनके बीच में ऐसे उम्मीदवारों जिनकी छवि साफ है, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। तो कहने का अर्थ यह हुआ, ये आपने जी हाँ, आप कुछ पूछिए। ये आपने बहुत गंभीर पॉइंट बताए कि पार्टियां, सियासतदान कितनी भी कोशिश कर लें, हिंदुस्तानी वोटर बिल्कुल लॉजिक और दानिशमंदी के साथ सोचता है। सिर्फ एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा, और वो ये कि जितने भी जो ऐसे मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनके बीच में ऐसे उम्मीदवारों की छवि जो है वो ज्यादा लोकप्रिय है जो कि ईमानदार हैं। बिल्कुल, जो ज्यादा ईमानदार है वहां पर धर्म और जाति से उठ करके वोटर उनको कंसीडर करता है। जावड़ेकर साहब, जब ये असलियत है तो ऐसे में, जैसा अभी विवेक कुमार जी ने कहा कि सपा में और बीजेपी में ये इल्जाम कई लोग लगाते हैं कि एक प्रकार की मैच फिक्सिंग है, और इसके लिए बहुत सारे साक्ष्य भी देते हैं वो। आपको लगता है क्या कि जो डिस्परेट पार्टियां हैं आपके खिलाफ, उन लोगों ने एक ऐसी परिस्थिति बनाई है जिससे आपको बचने की जरूरत है और आप बच नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं उसमें उलझ गए? जो मेरा पहला सवाल था वही मैं दोबारा रिपीट करके पूछूंगा कि आप लोग ट्रैप हो रहे हैं, और ये रिस्की स्ट्रेटजी है यूपी जैसे राज्य में, जहां पर कि 80 में से 30 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान निर्णायक भूमिका निभा सकता है। नहीं, मैं पहले फिर से कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ही हम ऐसे प्रयासों में कभी उलझते नहीं, क्योंकि हमारी श्रद्धा है, हमारा अनुभव है, हमारा अभ्यास है, और इस बार खास करके जो माहौल बना है वो तरक्की और तेजी से तरक्की के लिए बना। क्यों? क्योंकि गरीब को भी आकांक्षा होती है। जब लोग एस्पिरेशन की बात करते हैं तो लोगों को लगता है मिडिल क्लास की बात है। नहीं, अपने घर में काम करने वाले ड्राइवर हो या दूसरे कोई हो काम करने वाले, उनको पूछिए, वो कहते मेरे बेटे को, बच्चों को अच्छी स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए। तो यह एस्पिरेशन है, तरक्की हो, अच्छा काम करे, और ये एक सबकी जो तरक्की की उम्मीद है उसकी किरण बने हैं नरेंद्र मोदी। और इसलिए बीजेपी का पूरा आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, इट टॉक्स अबाउट जॉब्स एंड जॉब्स ओनली। तो हम रोजगार पैदा करके लोगों को अपने पैरों पर स्वाभिमान से जिंदगी में खड़ा करना चाहते, उसकी योजना है, और उससे हम इधर उधर कर ही नहीं रहे। और इसलिए जो आजम खान ने कहा, ठीक है, वो कोशिश है सांप्रदायिक बनाने की। ठीक है, चलिए उस पर तो हमने चर्चा की। वक्त की कमी है, सभी मेहमानों का शुक्रिया करना होगा। हम तो ये कोशिश करते हैं कि ऐसे विषयों पर हमको टेलीविजन पे चर्चा करने की नौबत न आए, लेकिन काफी कुछ सियासतदान लोगों के हाथ में डिपेंड करता है। लेकिन जैसा हिलाल अहमद ने अपने आंकड़े से बताया, वो एक हौसला बढ़ाने वाली बात है कि हिंदुस्तानी वोटर को इन जुमलों से, इन नारों से, इन भड़काऊ भाषणों से गुमराह नहीं किया जा सकता। ये खुशी की बात है। सभी मेहमानों का